हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 20 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आपको न्यूज़पेपर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया पाक एनएसएस टू बी एट एससीओ मीटिंग अमिट फ्रेजाइल एलओसी पीस अफगान फ्लक्स। तो एससीओ के आपको मेंबर्स पता होने चाहिए। तो एससीओ के जो मेंबर्स है वो टोटल 8 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इंडिया, पाकिस्तान, अब इन सब की एनएसए की मीटिंग हो रही है एससीओ में, ठीक है। तो एससीओ मीटिंग में सबके एनएसएस मिलेंगे। तो 4 months आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइडेड टू अडहियर टू द सीज फायर पैक्ट अलोंग द लाइन ऑफ द कंट्रोल। तो अभी आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले इंडिया और पाकिस्तान में एक सीज फायर पैक्ट हुआ था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के तहत दोनों लोग सीज फायर मेंटेन करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल इज लाइकली टू बी इन द सेम रूम एज इज पाकिस्तान काउंटर पार्ट मोहिद यूसुफ इन दुशानबे नेक्स्ट वीक। तो इससे पहले जो मीटिंग हुई थी एससीओ के एनएसएस की, तो वो वर्चुअल हुई थी, लेकिन इस बार जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो जाएंगे फिजिकली। तो दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन अ मीटिंग ऑफ एनएसएस ऑफ द एससीओ इन द ताजिकिस्तान कैपिटल। तो इस बार की मीटिंग ताजिकिस्तान में हो रही है। डोवाल विल बी ज्वाइनिंग द मीटिंग इन पर्सन। जो इससे पहले हुई थी वो पर्सन नहीं हुई थी। अब डोवाल्स पार्टिसिपेशन एंड हिज बायलैटरल मीटिंग्स ऑन द साइडलाइंस विल बी द की सोर्सेज सेट, एडिंग दैट नो मीटिंग हैज बीन प्लान्ड सो फार विद दिस काउंटर पाकिस्तान काउंटर पार्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एससीओ का एक रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, रैट्स है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक्सपर्ट्स कॉल फॉर कॉशन इन अनलॉक 1 थर्ड वेव इन 3 to 4 months। तो अभी सिटीज अनलॉक हो रहे हैं कंट्री में, ज्यादातर स्टेट्स में सिटीज अनलॉक होना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी जो डेल्टा वेरिएंट है बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस है, वो अभी भी हमारे आसपास है। अब तो डेल्टा वेरिएंट का एक डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ चुका है। तो टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने बोला है कि हमें बहुत कैलिब्रेटिंग रीओपनिंग करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा रीओपनिंग करो, एक साथ सब कुछ मत खोल दो। और साथ ही साथ हमें एक बहुत ही अच्छी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी रखने की जरूरत है। साथ ही साथ तो मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सारे रूल्स फॉलो करें, मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो 3-4 महीने में हमें थर्ड वेव देखने को मिल सकती है। तो ये वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र रिपोर्ट्स डेल्टा प्लस वेरिएंट 1 district हैज हायर केसेस। तो डेल्टा वेरिएंट जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और सबसे पहले इंडिया में मिला था। तो द डेल्टा वेरिएंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया नाउ इन 18 कंट्रीज इज ऑलरेडी ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। लेकिन जो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अभी तक उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की तरह क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो वाई लिटिल इज नोन अबाउट द डेल्टा प्लस वेरिएंट, एक्सपर्ट्स फियर इट में एवेड वैक्सीन जनरेटेड इम्यूनिटी। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है, जो इम्यूनिटी आ रही है वैक्सीन की वजह से, वो इसको एस्केप कर दे। और साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट को भी वो अवॉइड कर सकता है। तो रिसर्च अभी अंडर वे है और अभी इस डेल्टा प्लस वेरिएंट की सीवियरिटी और वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। अब उड़ीसा में बहुत साल पहले घड़ियाल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे नेचुरली घड़ियाल्स ग्रो नहीं हो रहे थे। तो अभी बहुत सारे 1975 के बाद अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहाँ पे घड़ियाल्स नेचुरली हैचलिंग उनकी शुरू हो गई है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दे वर इंट्रोड्यूस इन इट्स रिवर्स बैक इन 1975, ओडिशा हैज सीन नेचुरल नेस्टिंग ऑफ घड़ियाल्स, अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जो घड़ियाल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एज मेनी एज 28 हैचलिंग्स वो स्पॉटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे इन द महानदी, सतकोशा रेंज। तो सतकोशा रेंज उड़ीसा में है एंड ऑफिशियल्स हैव बीन मॉनिटरिंग। तो अभी उसको मॉनिटर किया जा रहा है। जो घड़ियाल से वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो किए गए थे वो तो अब तक मर चुके हैं, हैविंग वेटेड फॉर मोर देन 40 years। तो अभी 40 साल से वेट करा उड़ीसा, लेकिन वहाँ पर अभी तक नेचुरली ग्रो नहीं हो रहे थे घड़ियाल्स। अब कोशिश की जा रही थी कि जैसे एग्स ले करें और वहाँ की उनकी जो पॉपुलेशन वो नेचुरली ग्रो करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए पिछले 3 सालों में उड़ीसा को 13 मोर घड़ियाल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था अपने महानदी में। तो ओनली 8 सर्वाइव। तो 18 में से सिर्फ 8 ही नहीं सर्वाइव किया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें से ट्रैक कर रही थी, लेकिन सिर्फ 2 को ही ट्रैक कर पाई। बाकी 6 थे उसको रडार से बाहर चले गए थे। तो उड़ीसा ने जब 1975 में घड़ियाल्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट बन गया था जहां पर तीनों स्पीशीज मिल रहे हैं रेप्टाइल के। पहला फ्रेश वाटर घड़ियाल, दूसरा मगर्स और तीसरा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो आपको ये पता होना चाहिए घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साथ में उसकी तीनों स्पीसीज सिर्फ उड़ीसा में मिलती हैं, घड़ियाल, मगर्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए बस इसमें ये घड़ियाल के बारे में। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल एड स्कीम फॉर किड्स इन डिस्ट्रेस। तो जो बच्चे ऑर्फन हो गए कोविड की वजह से, या फिर जिनके पास लोन पेरेंट है और जो उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते उनकी जो भी नीड्स है, तो उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। बेसिकली वो दिल्ली में भी उसकी लॉन्चिंग होगी। तो अलॉन्ग पेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस इज नाउ रेडी टू बी अवेल्ड इन दिल्ली। तो अब दिल्ली में भी वो अवेल हो जाएगी। तो ये किसके अंदर प्रोवाइड की गई है? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर प्रोवाइड की गई, जिसमें प्रोग्राम में दिया जाएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस उन बच्चों को जो कि ऑर्फन हो गए या फिर अपने किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के साथ रह रहे हैं, और या तो उनका एक पेरेंट की डेथ होगी लेकिन दूसरे पेरेंट है, लेकिन वो उनको उनकी नीड्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो अभी स्टेट गाइडलाइंस की लैक के चलते प्रोग्राम को अभी दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब न्यूली रिलीज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो क्वांटम ऑफ असिस्टेंस है वो 2000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन एक फैमिली में बस 2 ही बच्चों को दिया जा सकता है। मतलब अगर 3 बच्चे ऑर्फन हुए एक माँ बाप के,
तो उसमें से सिर्फ 2 बच्चों को ही ये असिस्टेंस मिलेगा। तो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू द चाइल्ड अंडर द प्रोग्राम, जो कि आफ्टर एन ऑर्डर जब पास किया गया था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके बाद ये लेकर आए थे। ड्यूरेशन स्पॉन्सरशिप का अभी केस टू केस बेसिस डिसाइड होगा, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि लगभग ही 6 महीने तक तो चलेगा ही चलेगा। तो देयरफॉर इट विल बी रिव्यूड आफ्टर एवरी 6 से, तो 6 महीने के बाद उसके बाद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए भी, या फिर तब तक जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो सकता, तो जो भी उसमें अर्लियर होगा वहां तक चलेगा ये। इसके अलावा जो टीचर है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चाइल्ड डिस्ट्रेस में, और वो बोल सकते हैं स्पॉन्सरशिप सपोर्ट को कि इस चाइल्ड को स्पॉन्सरशिप सपोर्ट की जरूरत है, तो उसको इस स्कीम के तहत उसको भी फाइनेंशियल एड दिलवा सकते हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड इस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में कवर होगा उसको असिस्ट किया जाएगा, उसकी इम्यूनाइजेशन देखा जाएगा, उसका हेल्थ चेकअप, उसकी ग्रोथ, उसका एज अप्रोप्रिएट, मतलब वो स्टंटिंग या इन सारी चीज़ों का शिकार तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे मतलब 5 साल से छोटे बच्चे हैं, रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम द प्रोग्राम अटेंड्स एटलीस्ट 75% ऑफ स्कूल डेज, तो जिनको भी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम मिल रहा है वो बच्चे लगभग 75% तो स्कूल डेज को अटेंड करें। और चिल्ड्रन जो कि इससे छोटे हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर और प्ले स्कूल में उनको एनरोलमेंट कराया जाएगा इस स्कीम के तहत ही। अब इस पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम आगे चलते हैं। अभी आपको कल मैंने बताया था कि फॉरेन सेक्रेटरी ने तालिबान के लिए ये बोला था कि तालिबान रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ पावर थ्रू वायलेंस, टारगेटेड असैसिनेशंस एंड टेरिटोरियल एग्रेशन हैड मेड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान फ्लूइड एंड अनसर्टेन। ठीक है, तो ये बोला गया था हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा कि तालिबान की जो ये है कि उसको पावर चाहिए, भले वो वायलेंस के रास्ते से चाहिए, और वो ऐसे टारगेटेड असैसिनेशंस करते, लोगों को मारते हैं और टेरिटोरियल एग्रेशन करते हैं, उसकी वजह से अफगानिस्तान में बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो गया है। तो इस बारे में बात चल रही थी, तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने क्या बातें बोली, उन्होंने बोला है कि नेबर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पाकिस्तान इज अवर नेबर, वी हैव शेयर्ड वैल्यूज एंड हिस्ट्री, ऐसे ही इंडिया भी हमारा रीजनल कंट्री है, तो कोई भी अपने नेबर्स को नहीं बदल सकता, तो हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और हमें उनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब तालिबान से ये सारी चीज़ें पूछी गई कि इंडिया का रोल क्या होगा अफगानिस्तान में जब यूएस विड्रॉल हो जाएगा, और उनके क्या व्यूज़ हैं कश्मीर इशू पे। तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि तालिबान एक नेशनलिस्ट इस्लामिक फोर्स है जिसके गोल्स हैं लिबरेशन ऑफ अफगानिस्तान, जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है उसके द्वारा अफगानिस्तान को आज़ाद कराया जाए और एक इस्लामिक गवर्नमेंट को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कराया जाए। इंडिया वॉज लेफ्ट आउट। अब जो अफगान पीस प्रोसेस चल रहा है जिसमें यूएस विड्रॉल कर रहा है अपने ट्रूप्स को, तो इंडिया को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, विच फर्स्ट सॉ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डील किया था तालिबान से, उसके बाद पाकिस्तान इसमें फैसिलिटेटर की तरह रोल प्ले किया था, और नेक्स्ट फेज में ब्रॉड द तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट वो आपस में बात करी थी। तो मतलब इंडिया को उस प्रोसेस से बाहर रखा गया था। तो थ्रू आउट द लास्ट 2 डेकेड्स अगर पिछले 20 सालों में देखें तो दिल्ली ने बहुत ज्यादा असिस्टेंस दी, अफगानिस्तान को लगभग $3 बिलियन की असिस्टेंस दी है। तो दिल्ली का एक अच्छा रोल है अफगानिस्तान में सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में इन सब के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान को उसके जो पीस प्रोसेस है उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, पर इंडिया को नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। बट इंडिया फ्यूचर रोल इन अफगानिस्तान इज अनसर्टेन। पर अभी ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे ये देखा जा रहा है कि वो जो यूएस ट्रूप्स है वो वहाँ से जा रहे हैं, तो जो तालिबान है वो वहाँ पर ग्रेटर रोल प्ले करने वाले हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली हो सकता है वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर से बात करो, शायद तालिबान से भी बात कर रहे हैं। तो अपीयरिंग टू कंफर्म रिपोर्ट्स दैट दिल्ली में बी एडजस्टिंग टू द न्यू रियलिटी बाय रीचिंग आउट टू द तालिबान, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इंडिया वॉज इन टच विद ऑल स्टेक होल्डर्स इन पाकिस्तान। लेकिन जो शाहीन जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान का, उनका ऐसा कहना है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है। बाकी जो फॉरेन सेक्रेटरी ने बात बोली तो उन्होंने बोला था तालिबान के बारे में डिस्टॉर्टेड रियलिटी है। तो शाहीन सेड दिस वाज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द रियलिटी दैट इंडिया सेज तालिबान आर ट्रिगरिंग वायलेंस। तो ये एफर्ट है ग्राउंड रियलिटीज को डिस्टॉर्ट करने का, और ये अफगान इशू की जो क्रेडिबिलिटी उसको अंडरमाइन करता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ये असम प्रपोजेस 2 चाइल्ड लॉन्ग टू अवेल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो असम ने बोला है कि जो भी वो स्कीम लॉन्च करेंगे उसमें अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होगी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आफ्टर बारिंग दोज विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स एंड फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल इलेक्शंस। इससे पहले भी गवर्नमेंट जॉब्स उनको नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, और जो लोकल इलेक्शंस में कंटेस्ट करना चाहते हैं उनके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ये तो प्रोविजन पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब उनको स्कीम का बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा ऐसा बोला जा रहा है। तो द असम गवर्नमेंट प्रपोजेस टू एक्सटेंड इट्स 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर स्पेसिफिक स्कीम फंडेड बाय द स्टेट। तो उन्होंने ये भी बोला कि हम धीरे धीरे स्लोली इंप्लीमेंट करेंगे पॉपुलेशन नॉर्म्स। तो कुछ स्कीम्स हैं जिसमें तो 2 चाइल्ड नॉर्म लगा ही नहीं सकते, जैसे कि अवेलिंग फ्री एडमिशन स्कूल एंड कॉलेजेस, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि ये तो फिर सेंटर की स्कीम है वो सबको दे रहे हैं, तो उसमें तो पॉपुलेशन नॉर्म नहीं लगेगा। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, फॉर एग्जांपल जैसे आने वाले वर्षों में अगर चीफ मिनिस्टर कुछ ऐसी योजना लॉन्च करे, चीफ मिनिस्टर आवास योजना, तो वो उन्हीं को मिलेगी जिनके 2 ही बच्चे होंगे। तो सिमिलरली पॉपुलेशन नॉर्म्स विल ग्रेजुअली पुट इन प्लेस इन द केस ऑफ सम क्वेश्चन स्कीम। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद
अभी कुछ दिनों पहले जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंता शर्मा, उन्होंने ये बोल दिया था कि बहुत सारे सोशल इल्स हैं असम में, इसलिए जो इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी डिसेंट फैमिली प्लानिंग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से असम में इतने ज़्यादा सोशल इल्स हैं। तो उन्होंने बोला था अगर हम पॉवर्टी खत्म करना चाहते हैं तो मुस्लिम वुमेन को एजुकेट करने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और तभी हम वुमेन की एजुकेशन से ही पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस बात में उन्हें बहुत सारे क्रिटिकल रिमार्क्स आए उनके लिए, तो ये सारी बातें थी। उन्होंने ये भी बोला ओनली कैंडिडेट्स विद 2 चिल्ड्रन और लेस विल बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। उससे पहले ये तो पहले से ही नाम वहां पर चल रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो पंचायत पोल सिलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। अब पॉपुलेशन पॉलिसी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नई पॉपुलेशन पॉलिसी आ जाए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इस वाले पेज पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जीएसटी। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि जीएसटी इंट्रोड्यूस तो अच्छी चीज़ के लिए हुआ था, लेकिन हम उससे देख रहे हैं कि जीएसटी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी वो इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है। तो कैसे? तो डिफरेंट मॉडल्स हैं। जीएसटी सिर्फ इंडिया में नहीं है, और भी कंट्रीज में जीएसटी, सबके डिफरेंट मॉडल्स है। पता है बेसिक प्रिंसिपल एक ही है कि टैक्स पर दोबारा टैक्स नहीं लेना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट देकर जो टैक्स पर टैक्स हो रहा था उसे बंद करना है। इससे पहले मोडवेट और सेनवेट इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स पे जो टैक्स ऑन टैक्स है उसको खत्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसने अच्छे से काम किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो वैट है वो स्टेट्स ने भी अडॉप्ट किया सेल्स टैक्स को रिप्लेस करके। सेनवेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली विद इन देयर ओन जुरिस्डिक्शन। लेकिन जब से जीएसटी आया है तो ऑथर का ये कहना है कि हर सक्सेसिव मीटिंग पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, कन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि आर्टिकल 246A के तहत पार्लियामेंट इंटर स्टेट ट्रेड के अलावा हर जगह, पार्लियामेंट तो सब पर लगा सकती है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, द स्टेट लेजिस्लेचर भी जीएसटी लगा सकती है। तो आर्टिकल 246 से इंपावर्स बोथ पार्लियामेंट एंड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू लेवाई द जीएसटी। तो पार्लियामेंट सब पे जीएसटी लगा सकती है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर वो इंटर स्टेट ट्रेड के अलावा सब पर लगा सकती है जीएसटी। अगर हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे जाएं तो आर्टिकल 269 ये बोलता है कि जीएसटी ऐसे लेवाई होगा जैसे कि डिसाइड किया जाएगा बाय द यूनियन एंड स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो उसके लिए काउंसिल बनाई गई आर्टिकल 279 में, जिसमें जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा इलेक्शन होता है वाइस चेयरपर्सन का, वो ये डिसाइड करते हैं कि कितने किस मैटर में कितना जीएसटी लगना चाहिए, जैसे टैक्सेस सेस सरचार्जेस कितना लगना चाहिए। और साथ ही एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया गया है एंड प्रोवाइडिंग फॉर विच वोट के हिसाब से डिसाइड होता है। और इस तरीके से वोटिंग होती है कि सेंटर जो है वो ओवरराइड ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स को 2/3 पावर दी गई, सेंटर्स को 1/3 पावर दी गई, कोई भी डिसीजन 3/4 से होगा। तो इससे ये कोशिश की गई थी कि सेंटर जो है वो रफ शोर्ड ना कर सके स्टेट के ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे जीएसटी काउंसिल ब्रोकन डाउन हो रही है, क्योंकि कोई भी वॉइस चेयरपर्सन नहीं आया 2016 से। जीएसटी काउंसिल 6 महीने से नहीं मिली थी, अक्टूबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक। इसके अलावा जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी एक चीज बना दी गई, मतलब जीएसटी काउंसिल को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमीशन बना के। तो इट हैज बीन स्टेल्थली साइडलाइन बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमिटी ऑफ ऑफिसर्स हु मेक रिकमेंडेशंस दैट आर मेड इनटू रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पासिंग द जीएसटी काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑथर का ये कहना है जो जीएसटी काउंसिल का काम था उसका काम एक जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी कर रही है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा टैक्स होगा, कौन से रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे। तो इससे जो जीएसटी काउंसिल और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको बाईपास किया जा रहा है। अब ऑथर ने बताया कि सेंटर ने कैसे जीएसटी को वेपनाइज कर दिया। जैसे जो सेंटर है उन्होंने स्टेट के ड्यूज नहीं दिए, जो भी कॉम्पनसेशन सेस देना था वो उन्होंने नहीं दिए। उनका ये कहना उनको रेवेन्यू ही नहीं वो कॉम्पनसेशन सेस में, लेकिन उसके बाद बोरिंग करके दिया, लेकिन कुछ स्टेट्स को वो भी नहीं मिला। तो मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज वेपनाइज द जीएसटी टू ब्रोबीट स्टेट्स। अब जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ बैक करने के लिए रह गए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बैक करते रहते रेवेन्यू के लिए, उनके पास अपना खुद का ज्यादा रेवेन्यू रह नहीं गया है। तो मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज वेपनाइज द जीएसटी टू ब्रोबीट स्टेट्स। द जीएसटी काउंसिल हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ टॉकिंग शॉप। इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमेटी द्वारा ले ली गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी ड्यूज वो सब उन्हें मिल नहीं रहे, या तो विदहेल्ड किए जाते हैं, या तो डिले किए जाते हैं, या तो रिड्यूसिंग स्टेट्स को अब सिर्फ ये बोल दिया कि आपको बैक करना है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फंड्स। तो हेवन फॉरवर्ड बट द मोदी गवर्नमेंट मे बी पेविंग द वे टू राइट एन एलजी फॉर द जीएसटी। अभी नेक्स्ट आर्टिकल है जो हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया था कि यूएपीए के अंदर जो प्रोटेस्ट और जो टेररिज्म है उसके बीच में लाइंस ब्लर होती दिखाई दे रही। तो ऑथर ने बोला तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था फॉर द क्लैरिटी विद विच इट डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द टेररिज्म और प्रोटेस्ट, कि टेररिज्म और प्रोटेस्ट में एक डिफरेंस होता है। जब उन्होंने बेल दिया 3 स्टूडेंट्स को, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसमें उन्होंने ये बोला इट सीम्स दैट इट्स एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट, कि स्टेट इतना ज्यादा डिसेंट को सप्रेस करना चाहता है कि जो एक लाइन होनी चाहिए राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी में वो धीरे धीरे ब्लर हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक सैडेस्ट डे होगा फॉर द डेमोक्रेसी। तो ऑथर का ये कहना है ये जो लाइन है ये समवॉट ब्लड नहीं है, ये पूरी बट क्वाइट सीरियसली ब्लड, तो ये ज्यादातर ब्लड ही है।
तो ऑथर ने बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए। ऑथर ने एंड में बोला, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैज द प्राइम मिनिस्टर नोटिस दैट इफ इंडिया इज रिस्पेक्टेड, तो ऑथर ने बोला हम चाइना से ज्यादा रिस्पेक्ट किए जाते हैं तो सिर्फ इसी वजह से रिस्पेक्ट किए जाते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, G7 में चाइना को नहीं बोलने के लिए बुलाया गया पर इंडिया को बोलने के लिए बुलाया गया, वो सिर्फ इसलिए बुलाया गया क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर ये बातें बोली कि वी विल हार्नेस द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, द रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स टू आंसर द बिगेस्ट क्वेश्चंस। फिर ऑथर का कहना है ये बात उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है जैसा कि इंडिया में हो रहा है। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट उन बच्चों पर लगाया जा रहा है और उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। जर्नलिस्ट को सेडिशन की तरह चार्ज किया जा रहा है अगर वो रेप केसेस को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टीनेजर का हाथरस में रेप हुआ था, तो उसके लिए जिस जर्नलिस्ट ने इसको कवर किया था तो उसको सेडिशन का चार्ज लगा के उसको अभी तक जेल में रखा गया है। अगर कोई भी हैंडलिंग ऑफ सेकंड कोविड वेव के बारे में कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताता है कोई भी जर्नलिस्ट, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो व्हेन दीज थिंग्स हैपन इट इज नॉट दोज हु गो टू प्रिजन हु आर द रियल विक्टिम्स। तो अगर ऐसी चीज होती है तो ये नहीं जो सिर्फ जेल में जा रहे हैं सिर्फ वही विक्टिम है, यहाँ तक कि जो रियल विक्टिम होती है इसकी वो होती है इंडियन डेमोक्रेसी। अगर जज इस बीच में लाइन नोटिस कर सकती कि प्रोटेस्ट और टेररिज्म में जो लाइन है वो ब्लर हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके मिनिस्टर से बात की उन्हें समझ पा रहे हैं कि जो टेररिस्ट और प्रोटेस्ट दो अलग अलग चीजें, उनके बीच में एक लाइन है, उसको मेंटेन रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो व्हाई इज इट सो हार्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर नॉट टू सी दैट द लाइंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड द एंटी नेशनलिज्म हैव बिकम सो ब्लड कि जो रॉन्ग पीपल है वो बार बार जेल चले जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर अब ईरान में न्यू प्रेसिडेंट आ गए जिनका नाम है इब्राहिम राइसी। तो ईरान हार्डलाइन जुडिशरी चीफ वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री सैटरडे इन द कंट्रीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अ वोट दैट बोथ प्रोपेल्ड द सुप्रीम लीडर्स प्रोटेस्ट इनटू अ तेहरान हाईएस्ट सिविलियन पोजीशन। तो हाईएस्ट सिविलियन पोजीशन होती है वहाँ की प्रेसिडेंट की, जो कि इब्राहिम राइसी को मिल गई है। जो इब्राहिम राइसी उनके ऊपर पहले से यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व थे मास एग्जीक्यूशन में, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का वो 1988 में, इसलिए उनके ऊपर यूएस के सैंक्शन तो चल ही रहे हैं। लेकिन इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कौन प्रेसिडेंट और कौन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है जो कि सिया क्लेर्जी के द्वारा रन होता है। उनको बैक करते पैरामिलिट्री फोर्स, वाइल इट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एलिमेंट्स जो होते हैं प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकल काउंसिल्स, उनके पास बहुत कम पावर होती है। तो वहां के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खमेनाई, उनके पास ही फाइनल से होगा सारे मैटर्स में। तो कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो जो वहाँ के सुप्रीम लीडर अयोध्या अली, उनका ही सारा कुछ चलता है। तो ईरान इज करंटली रन एज अ थियोक्रेसी बाय शिया क्लेर्गी बैक्ड अप बाय द पैरामिलिट्री फोर्सेस। जो उनके डेमोक्रेटिक इलेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनके पास बहुत कम पावर है। तो सुप्रीम लीडर अयोध्या अली खमेनी है, उनके पास फाइनल से है सारे मैटर्स में। ओवरसीज भी तो सारे मैटर उन्हीं के हाथ में रहते हैं। तो इस बार वहाँ पे जो वोटर टर्नआउट है वो भी बहुत कम रहा है ईरान में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यूएन असेंबली में एक ड्राफ्ट आया था इस बारे में कि जो म्यांमार में जो कू हो रहा है उससे कैसे डील किया जाए। तो द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन फ्राइडे सॉट टू ऑस्ट्रेसाइज म्यांमार्स रूलिंग जनरल्स विद एन एम्फेटिक रिब्यूक। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेसिकली ये चाहती थी कि जो म्यांमार में रूलिंग जनरल्स आ गए हैं उनको उनका किसी तरह खत्म किया जाए रूल, जो कि 5 महीने से वो अपना रूल चला रहे हैं। तो इंडिया ने इसमें कोई वोट नहीं किया है। तो एडॉप्शन ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन पर, ये यूएन रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया वाया वोट ऑफ 119-1, जिसमें से 36 एब्सटेंटेशन थे, 37 मेंबर्स ने वोट नहीं किया। वॉज नॉट द ओवरवेलमिंग कंसेंसस इट्स ड्राफ्टर हैड ओरिजिनली सॉट। ठीक है, पर उसके बाद भी इतने सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। तो हिस्टोरियन सेड इट वाज ओनली द फोर्थ टाइम सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर दैट द जनरल असेंबली ने ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास किया और मिलिट्री कू को कंडेम किया है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर ओकेजन है जब ऐसा होता है। अब इंडिया ने एब्सटेन किया वोटिंग से क्योंकि इंडिया ने बोला कि उसके व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ उस ड्राफ्ट में। तो इंडिया एब्सटेंड होना यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। इंडिया कहता है कि हम कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन की तरफ है कि कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन हो और वहां पे एक डेमोक्रेसी लेकर आई जाए। तो इंडिया एब्सटेंड ऑन यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑन म्यांमार सेइंग इट्स व्यूज हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द ड्राफ्ट। तो इंडिया का कहना उसके व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं किए गए और ये जो रेजोल्यूशन है बहुत ही हेस्टली लाया गया। तो जो हम एफर्ट्स लाना चाहते हैं, इंडिया जो एफर्ट्स चाहता है जॉइंट एफर्ट्स हो, वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, अगर हम ऐसे रेजोल्यूशन लाएंगे हेस्टली तो वो वहाँ पर कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो दिस रेजोल्यूशन वो स्टेबल इन द यूएन जनरल असेंबली इन अ हेस्टी मैनर विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशंस। तो ये जो रेजोल्यूशन आया है यूएनजीए में बहुत ही जल्दबाजी में आया है, कोई एडिक्वेट कंसल्टेशंस नहीं किए गए नेबर्स और रीजनल कंट्रीज के साथ। ये सिर्फ अनहेल्पफुल नहीं है बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हो सकता है करंट सिचुएशन जो कि म्यांमार में चल रही है। इसके अलावा म्यांमार्स इमीडिएट नेबर एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ इट्स पीपल इंडिया, जो कि कॉग्निजेंट है कि सीरियस इंपैक्ट है वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का एंड द पोटेंशियल ऑफ इट्स स्पिल ओवर बियॉन्ड म्यांमार्स बॉर्डर। तो इंडिया चाहता है कि वहाँ पे ग्रेटर एंगेजमेंट हो और पीसफुली रिजॉल्व की जाए क्राइसिस वहाँ की। वी वुड लाइक टू रीइटरेट। तो इंडिया की क्या पोजीशन है म्यांमार पे? तो इंडिया ये कहता है कि कंसल्टेटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की जरूरत है सारे नेबरिंग कंट्रीज को इंक्लूड करके, और साथ ही थोड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी स्ट्राइव करे कि इस इशू का पीसफुल रेजोल्यूशन निकले। तो ऐसे कोई हेस्टली आप रेजोल्यूशन पास कर दो और कंडेम करो तो ऐसी चीजें नहीं बनती, ऐसा इंडिया का कहना है।
यहाँ पे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नो कम्युनिकेशन रिसीव होता है DOT येट फ्रॉम 3 कंपनीज। तो एक RTI आई थी जिसमें ये पूछा गया था कि अमेजॉन, वन वेब या फिर स्पेस एक्स ने क्या कुछ भी ऐसा प्रपोजल दिया है कि वो यहाँ पे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ला रहे हैं इंडिया में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने बोला कि कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं आई रिगार्डिंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड फ्रॉम अमेजॉन, भारती ग्रुप बैक्ड, वन वेब और इलॉन मस्क, स्पेस एक्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये कहना है कि उन्हें कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं मिली है कि अमेजॉन या भारती ग्रुप या वन वेब या इलॉन मस्क ऐसा यहाँ पे कुछ खोलना चाह रहे हैं। तो DOT's रिस्पांस केम ऑन क्यूरीज, उनसे पूछा गया था कि 2018 से अभी तक उनके पास कोई ऐसा प्रपोजल है, तो उन्होंने मना कर दिया है। DOT ऑफिशियल्स ने ये भी कंफर्म किया कि डेवलपमेंट एंड सेड दैट सो फार नन ऑफ दीज कंपनीज हैड कम टू देम। तो उनके पास अभी तक कोई कंपनी नहीं है किसी भी कंट्री के प्रपोजल के साथ। लेकिन अगर हम जाएं तो जैसे स्पेस एक्स के फाउंडर मस्क ने इस बार ट्वीट में कहा था कुछ टाइम पहले ही कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज इंडिया को भी दी जाएगी 2022 तक, और वन वेब ऑल्सो प्लान्स टू लॉन्च हाई स्पीड इंटरनेट 2021 तक। इसके अलावा जो अमेजॉन है, जेफ बेजोस, उन्होंने भी बोला था कि वो इंडिया में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ कोई बात नहीं हुई कि ऐसा कुछ होगा। तो भारतीय ग्रुप बैक्ड कंपनी प्लान्स टू हैव अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एज पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल प्लान, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ ये है, ये तो मैंने आपको कल बता दिया था कि PMC बैंक को टेक ओवर कर रहे हैं सेंट्रम। तो सेंट्रम कंपनी टेक ओवर करी जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको लाइसेंस मिल रहा है। अब लेबर मिनिस्ट्री के लिए एक और कमेटी बनाई गई थी जिसको चेयर कर रहे थे अजीत मिश्रा। तो अर्लियर दिस मंथ सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इकोनॉमिस्ट अजीत मिश्रा। तो इससे पहले एक अनूप सतपथी कमेटी थी, लेकिन अब उसके रिकमेंडेशन को छोड़कर अजीत मिश्रा कमेटी बनाई गई है जो कि टेक्निकल इनपुट्स देंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि कैसे वेजेस को फिक्स करना है। और टेन्योर इस ग्रुप का 3 साल होगा। तो ये बेसिकली बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बना दी ताकि वेजेस को और एक्सटेंड किया जा सके, डिले की जा सके फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि वेज कोड ये हम ला रहे हैं इसलिए ताकि राइट टू सस्टेनेंस मिले हर वर्कर को, और एक्सटेंड किया जाए लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन जो कि सिर्फ अभी 40% वर्कर्स को है, तो उसको 50 करोड़ वर्कफोर्स मतलब 100% कंट्री के वर्कर्स को ये मिलना चाहिए मिनिमम वेजेस। तो आई थिंक आपको ये अभी ये न्यूज़ लगी है। तो चाइना वाइन डिस्प्यूट, ऑस्ट्रेलिया मूव्स WTO। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सैटरडे को बोला है कि वो फॉर्मल कंप्लेंट डालें WTO में, क्योंकि चाइना उनकी वाइन पे बहुत ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना में बहुत दिनों से दिक्कतें चल रही हैं। पहली बात ये, जो ऑस्ट्रेलिया उन्होंने जो 5G कंपनी हुआवई उसको ऑस्ट्रेलिया से बैन कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खोल सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने ये भी बोला कि ओरिजिनेशन देखा जाए कोरोना वायरस का कहाँ से है। तो चाइना इन सारी बातों से एयर खो गया, उसकी वजह से चाइना ने उनकी वाइन पर बहुत ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। और जो ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर वाइन है वो चाइना में ही जाती है, उसके कारण जो ऑस्ट्रेलिया के वाइन एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया's largest trading partner, responded by imposing tariffs on Australian commodities including wine and barley and limited imports of Australian beef। तो इसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने अब एक फॉर्मल अपील लॉन्च की WTO में, और ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि वो अभी भी ओपन है एक डायलॉग करने के लिए चाइना के साथ कि ये सारे इशू सॉल्व किए जा सकते हैं। So I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.